हेलो फ्रेंड्स। मैं अभय मिश्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नोट्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 सीजीएल आंसर की आने के बाद काफ़ी सारे लोग कट ऑफ को लेकर काफ़ी परेशान हैं और उनकी कुछ ऐसी अपेक्षाएं हैं जिनको मैं पूरा करने में शायद अभी सक्षम नहीं हो पाऊँगा कि क्या कट ऑफ होने वाली है क्या नहीं। हालांकि कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को समझाया गया है और लगभग 325 से ऊपर यूआर की कट ऑफ बताई गई है 4600 गेट पे के लिए। ये एक ओवरऑल रफ आइडिया आपको दिख रहा होगा। कुछ दिन पहले हमने एक दो वीडियोस अपलोड की थी जिसमें हमने चर्चा की थी कि लक और एसएससी के बारे में और हमारे साथ जो भी चीज़ें रहीं या जो हमारा एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस रहा लाइफ का, जॉब का और बहुत सारी चीज़ें, उसको हमने यूट्यूब पे डिस्कस किया था। तो हम जब उसके कमेंट बॉक्स को पढ़ रहे थे तो कई सारे लोग काफ़ी अटपटे से सवाल लेकर जानना चाहते थे कि उनके क्या क्या समस्याएं, मतलब कि उनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है या मेरी पर्सनल ओपिनियन उस चीज़ पर क्या हो सकती है। तो हम उस उन्हीं क्वेश्चंस को डील करेंगे यहाँ पर। और कई लोगों के एलिगेशंस भी थे जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने लक को प्रमोट किया है। तो इन माय ओपिनियन ऐसा कुछ है नहीं। लक को प्रमोट करना या नहीं करना ये मेरे बस की बात नहीं है और शायद किसी के नहीं, कोई भी किसी का लक काम करेगा या नहीं, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, इवन अपने बारे में भी। तो हम उन क्वेश्चंस को देख लेते जिनको लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट किया है कमेंट्स बॉक्स में। तो कुछ लोगों के डाउट्स हैं कि 289 मार्क्स है, एससी कैटेगरी है, 3 जनवरी शिफ्ट पी है, ऐसे के क्या चांसेस हैं। तो मैंने जैसे कि पहले भी बोला था कि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती तब तक देयर इज़ नो चांस। द रीज़न इज़ कि आपको नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चंस को एसएससी मानने वाली है या नहीं। और अगर आपको झूठी या मतलब आप इन सब चीज़ों पे सिर्फ एक खुश रहने के लिए जानना चाहते तो मुझे पर्सनली लगता है कि 289 300 मार्क्स, 290 के करीब मार्क्स होंगे, जो कि ठीक ठाक मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी के अनुसार और आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जानी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होनी नहीं चाहिए। कई एक बच्चे ने पूछा था, एक एस्पिरेंट हैं, उन्होंने पूछा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पर 10 में से 6 क्वेश्चंस कर पाते हैं, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ और 10 में से 10 क्वेश्चन कर पाएँ। देखिए, सच ये है कि जब आप 100% की ओर बढ़ेंगे तो मुश्किलें बढ़ती हैं। किसी के लिए भी 100% क्वेश्चंस को करना किसी भी एग्ज़ाम में आसान हो या टफ मुश्किल होता है। उसकी कई वजह है, क्योंकि हर एग्ज़ामिनर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न को बनाता है या क्वेश्चंस को क्रिएट करता है तो उसका एक स्तर होता है और डेफिनेटली उसका एक माइंडसेट भी होता है और वो आपसे बेहतर ही होता है। तो आप कभी मत ये सोचिए कि मुझे 100% स्कोर करना है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको बाकी लोगों से बेहतर करना है। अब रही बात कि 10 में से 6 प्रीवियस ईयर्स में हो पा रहे हैं तो क्या हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो उनके लिए ये सलाह है हमारी कि सबसे पहले आप तो जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया, लेट सपोज आपने प्रीवियस ईयर मैथ्स का मॉक अटेम्प्ट किया, 25 क्वेश्चंस में आपने मैथ्स में ये देखा
कि आप 20 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इजीली, लेकिन 5 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है वो आपको आते ही नहीं है। तो जैसा कि सभी लोग जनरली आपको बताते ही होंगे कि जिन टॉपिक्स में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपको एक बार उन टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए, या अगर आपने नहीं पढ़े हैं कहीं से तो आपको उनको पढ़ना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि क्या हो सकता है आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन फिर भी आप उन क्वेश्चंस को कर नहीं पा रहे। तीसरी कैटेगरी आती है कि जिन्होंने पढ़ा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है। ये सभी टॉपिक्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सवाल ये है कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस मैथ्स के हैं तो आप 5 क्वेश्चंस के पीछे आप एफर्ट लगा सकते हैं, वो फ्रूटफुल हो सकता है। इंग्लिश में भी काफ़ी हद तक हो सकता है, रीजनिंग में भी हो सकता है। बट अगर हम जीएस की बात करें तो शायद मुझे लगता है कि अगर आप 25 में से 5 क्वेश्चन अगर आपके नहीं हो रहे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आप एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर। उन 20 पर भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपने लगभग जो रिक्वायर्ड सिलेबस है वो कंप्लीट किया है कि नहीं। क्योंकि जनरली होता ये है कि जब आप जीएस के पोर्शन में जाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका शुरुआत और अंत आपको पता ही नहीं चलता है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि आपको उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे कई गुना बेहतर ये होगा कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पर इसी प्रकार की समस्या के लिए आप उन पर काम करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आपने मैथ्स का मॉक अटेम्प्ट किया, जिसमें 25 क्वेश्चंस में से आपने 5 क्वेश्चंस छोड़ दिए, और उन 5 क्वेश्चंस में लाइक मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा के कुछ 5 क्वेश्चंस थे जिनको आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए। ये आपको वो जानकारी नहीं थी, या आपसे सिली हो गए, एनी रीज़न। तो आपको उन 5 टॉपिक्स पर एक बार काम करना है, फिर आपको अटेम्प्ट करना है, फिर भी गलत हो रहे हैं, फिर काम करना है, और आपको बारीकी से उस चीज़ की एनालिसिस करने की गलतियाँ हो क्यों रही हैं, वाई यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। ये 3 पोर्शन पे अप्लीकेबल होगा, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर। जीएस पर मैं कहने के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए, बाकी आप समझदार हैं। कुछ लोगों के फिर वही कट ऑफ के क्वेश्चंस थे जिनको मैंने बताया। एक बच्चा पूछ रहा था कि खैर उसको मुझे लगता है अब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग कल होने वाली है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया मेरे इंग्लिश में 42 क्वेश्चंस राइट हुए थे एंड मेरा 4th अटैम्प्ट था, मैं से रीजनिंग में 8 सिली हो गया, मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ या 2025 का टारगेट करूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसमें बच्चे इंग्लिश में 42 सही हुए हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है इन माई ओपिनियन। अगर आप इंग्लिश में 40+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सही कर रहे हैं, 45 क्वेश्चंस में से आप 42 सही कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट स्कोर। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में देखिए, मेरा जो नज़रिया है मैथ्स को लेकर वो थोड़ा सा अलग है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि मैथ्स में क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, क्योंकि मैथ्स में किसी भी प्रकार से 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको डाउट आ ही नहीं सकता, जिसमें आपको संदेह हो कि ये या ये। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इंग्लिश में भी होते हैं, जीएस में भी होते हैं। लेकिन जो 8 क्वेश्चंस आपके जो सिली हुए, ये बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। अगर आपके अंदर वो कैलिबर है कि आप इन 8 सिली क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे,
और देखिए एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग यहाँ पर घर पर मॉक अटेम्प्ट करने के दौरान सिली क्वेश्चंस करते हैं या सिली होती है उनसे, अधिक संभावना होती है कि वो एग्ज़ाम में जाकर भी गलतियाँ करेंगे। ये मैंने अपने कैरियर के दौरान अपनाया है इसको, इस चीज़ को देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स, तो डेफिनेटली आप 2025 की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो होना था हो चुका है, देन आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार अटेम्प्ट 2025 दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने पूछा था सीजी अकाउंटेंट में दिल्ली पोस्टिंग मिलने के क्या चांसेस रहते हैं। काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं, मोस्टली पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। खैर इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठकर हम चर्चा करते हैं कि अब हमारी आगे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए यूट्यूब में बहुत सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से आपको बहुत कुछ बता रहे हैं और आप उनसे काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। एक बच्चे ने मेरे कमेंट में लिखा कि आप किसी तरीके से का लक को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लक कैसे काम करता है या नहीं करता है उसके रिगार्डिंग। तो देखिए मैंने उसमें भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं कल भी बोलूँगा कि ब्रॉड माइंडेड होके आपको इस चीज़ को सोचनी पड़ेगी कि आप बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड होके चीज़ों को टैकल करते हैं। सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। लक या हार्ड वर्क, इन सब चीज़ों को चर्चा मैं कर चुका हूँ, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी है। और आज भी मैं यही बोलूँगा कि ये वो जादू है जब आपके साथ होगा तो आपको एहसास होगा, दूसरे के साथ होगा तो वो आपको झूठ लगेगा। लेकिन कब तक होता है वो आप समझ जाएंगे, क्योंकि टाइम इज़ अ गुड टीचर। वो समय के साथ आपको बहुत कुछ सिखाता है और एक अच्छा हीलर भी है, बहुत सारे घाव को भर भी देता है। मुझे भी काफ़ी दिनों तक ये लगता था कि लोग भाग्य नहीं होता है, और मैं इस ग्राउंड पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सही समय बताने के लिए सही चीज़ों की, लेकिन 3-4 एग्ज़ाम्स, मतलब लगभग सच मायने में मेरी 5th जॉब होगी ये, 4th होगी, एक में तो डीवी नहीं दिया था, इसमें मतलब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, कहने का मतलब वो है। तो लक फैक्टर होता है। मैं सिलेक्शन के बाद ये बात बोल रहा हूँ तो कुछ हद तक आप विश्वास कर सकते हैं, नहीं तो मुझे कुछ कहने में दिक्कत नहीं थी कि मैं बोल सकता था कि हाँ कुछ लक नहीं होता, हार्डवर्क ही सब कुछ है, आप हार्डवर्क करते रहिए। उसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप उन चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे। लेट सपोज आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे, मतलब आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, आपने पेन लिया, मैथ शुरू की और पेन चलते चलते बंद हो गया, क्या करेंगे वहाँ पर? चिल्लाएंगे? या चल लेट सपोज आपके साथ कुछ नहीं हुआ, आपका सब कुछ स्मूथ चल रहा था, आपका जो पड़ोसी है उस पीरियड जिस दौरान आपका पेपर चल रहा था, उस दौरान आपके पड़ोसी का सिस्टम 5-6 बार बंद हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ये सब चीज़ें हुई हैं। मैं इन सब चीज़ों को कभी किसी को शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब एक्सक्यूज़ेस देने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती रही है, क्योंकि जब भी कभी आप 100% नहीं दे पाते तो एक्सक्यूज़ेस होते ही हैं, और उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह भी होती है आपका सिलेक्शन ना होने में। वो हो सकता है आपके सहयोग से वो वजह होती हो या ना होती हो, जो भी रीज़न रहता हो, लेकिन होता ज़रूर है। जहाँ तक मैंने अभी तक सीखा है, मैंने हिस्ट्री से ही सीखा है कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, तो कोई ना कोई कारण होता ज़रूर है, हो सकता है वो पता ना हो।
इन सब चीज़ों को आप महसूस करेंगे समय के साथ। आने वाले समय में आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बोला था। खैर, मैथ्स को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं रिगार्डिंग मैथ्स कि भैया मैथ्स में बहुत टाइम लगता है, या कैलकुलेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमने अभी तक देखा, जब से 2022 से पैटर्न चेंज हुआ, और आप लोगों को एक दो बातें और बतानी है। यहाँ ज्ञान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ टेलीग्राम पे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं जिसमें बच्चे एक दूसरे को गाली देते हैं, और जो 2021 के पहले का जो पैटर्न था उसको सही ठहराते हैं, और कहते हैं वो पैटर्न होता तो हम ये कर देते हैं। तो हम आप सभी को एक बात बता देते हैं कि वो पैटर्न सच में अच्छा था, नो डाउट, लेकिन उनके लिए कतई नहीं जिनके आज मैथ्स फर्स्ट पोर्शन में 60 में 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 43 क्वेश्चन स्कोर सही हो रहे हैं, और उनको लगता है कि लक फैक्टर है लोगों का। तो उनके लिए ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि पुराने पैटर्न में भी थोड़ा सा रिस्क होता था, लक वहाँ पर भी काम करता था, लेकिन वहाँ पर हार्डवर्क भी बहुत था। आपको 200 क्वेश्चन मैथ्स के करने में आपके पसीने आ जाते थे। आप कभी डेटा को उठाइएगा और देखिएगा। और एसएससी सीजीएल सिलेक्शन का मतलब ही ये होता था कि जिस बंदे ने सेलेक्ट हुआ है एसएससी सीजीएल में, तो इसकी संभावना यही है कि उसका दोनों सब्जेक्ट का तो बहुत अच्छा है, या एक तो डेफिनेटली अच्छा ही है। क्योंकि सामान्य तौर पर 350 के अराउंड आपको मेंस में स्कोर करना पड़ता था, 400 में, देन आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते थे सीजीएल में अच्छी पोस्ट पर। और 350 का मतलब है कि आपको 200 में 175 के करीब लाना पड़ेगा, या तो फिर आप एक में 190 लाइए, एक में 160 लाइए, देन आप 350 कवर कर रहे हैं। ये मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ। कुछ लोग 360 तक लाते थे, 390 तक जाते थे, 380 तक जाते थे, कुछ लोग 320 तक जाते थे। तो जो 320 वाले लोग हैं उनके लिए बस यही है कि आप जिस पैटर्न पर दूसरों को, रिपीटर्स को ही बहुत सारा स्प्रेड कर रहे हैं कि वो रिपीटर्स है या जो भी। देखिए, रिपीटर्स का जो सवाल है ये चलता रहेगा। आप भी कल को सिलेक्ट होंगे और आप भी रिपीटर्स के तौर पर ही ट्रीट किए जाएंगे, और आप भी इन चीज़ों को हंस रहे होंगे। जैसे आज भी आप कई सारी आपके साथ जीवन में घटनाएं होती होंगी बच्चों को देखते हुए कि बताओ हम ये भी करते थे। उसी तरीके से आप भी इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना ये है कि आप अपने आप को इतना समझदार बना लें कि कल को जो चीज़ें आप जो आज कर रहे हैं वो आपको सामना ना करना पड़े उनको, क्योंकि वो सच होने वाला है, आपके साथ भी वही होने वाला है। आप भी कल को सीजीएल 2025, 26, 27 का फॉर्म भरेंगे, इसी तरीके से वैकेंसी को खाली कराने की कोशिश करेंगे या बर्बाद करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि आपने भी तो वही गलती की जो आप बता रहे हो। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो गलती नहीं थी एक्चुअली। वो क्लैरिटी देना चाहता हूँ आपको कि वो क्या है। सभी वही गलती कर रहे हैं, सबको पता है। मैंने बोला ये था कि अगर आपके अंदर कैलिपर, या आपको लगता है कि आप सूटेबल नहीं है, आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो आप इसको छोड़कर आपके पास अदर एग्जाम्स में आप उस पर जाके तैयारी कर सकते हैं। मैंने एक स्टोरी भी बताई थी जो मैंने देखा था। तो एक बच्चे ने पूछा कि आपने फिर दोबारा क्यों अटेम्प्ट दिया, या आपको भी चेंज कर लेना चाहिए था। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। और देखिए, एक मेन वजह ये भी है कि सीजीएल को लोग रिपीटर्स के तौर पे क्यों बोल रहे हैं कि सीजीएल में रिपीटर्स बहुत ज़्यादा हैं, या किसी भी एग्ज़ाम में। होता ये है कि जब आप किसी चीज़ को जो आप क्रैक कर चुके होते, तो आपके पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। आप वेल अवेयर होते हैं उस पैटर्न से, उस सिलेबस से, और बहुत सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप कुछ नया ट्राई कर पाएँ। देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, जो लोग आपने देखा होगा एसएससी के बाद जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से भी होता है कि हम
यूपीएससी करेंगे आफ्टर सिलेक्शन, कि नहीं हाँ हम कोई जॉब ले लेते हैं देन हम आगे कुछ करेंगे। माफ़ कीजिएगा। लेकिन फिर भी लोगों को ये एक आदत सी हो जाती है, या उनको ऐसा महसूस होता है कि मुझे इसी को दोबारा देना चाहिए। और उसकी मेन वजह यही है, समय कम होना, पैटर्न से वाकिफ़ होना, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं स्टेट्स की तरफ जाऊँ जो कि मेनली जीएस ओरिएंटेड होते हैं, चूँकि पहले पैटर्न से सिलेक्टेड थे इसलिए जीएस में कभी ध्यान नहीं दिया, तो जीएस ख़राब है या जितनी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी सी कम है। समझ रहे? आप जिसमें 75 में 30 क्वेश्चन 30 नंबर ला के अगर आप सोच रहे हैं उस जीएस को आप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे भी कुछ होने वाला है नहीं, जिन एग्ज़ाम्स की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब है कि आपको जीएस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको शुरुआत करने के लिए आपको अच्छा खासा समय चाहिए, क्योंकि आप रिदम में तो है नहीं, और समय आपके पास होता है 4 से 5 घंटे। तो उसमें हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कुछ हम नया शुरू करें। इस स्थितियों में आदमी को ये लगता है कि इससे लागुना बेहतर है कि हम अगला सीजीएल हमारे सामने खड़ा हुआ है, हम उसको क्यों नहीं देते, और वो सीजीएल का फॉर्म फिर से भरता है और फिर उसी साइकिल में चलने शुरू कर देता है। और सिर्फ ये एसएससी की बात नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम को देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग होते हैं जो बैंक की तरफ पहले प्रिपरेशन करते हैं, फिर वो बैंक को शिफ्ट करके एसएससी आते हैं, या एसएससी से बैंक जाते हैं। बहुत कम लोग दिखते हैं। क्यों? वो तभी आते हैं जब वहाँ पर वो सफल नहीं होते हैं। बैंक से एसएससी आना आसान है, एसएससी से भी बैंक जाना आसान है, हालांकि लोग जाते नहीं हैं क्योंकि बैंक का जो काम है या वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन स्टेट से एसएससी की तरफ आना या एसएससी से स्टेट्स की तरफ जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दें कि जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है तब से स्टेट्स और एसएससी का जो रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत हो गया। नहीं तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि लोग एसएससी के नाम से घबराते थे। इतना टफ नहीं था इस वजह से कि देखो प्री तो निकाल देंगे, निकालते भी थे लोग काफ़ी, लेकिन जब मेंस की बारी आती थी तो मेंस में आपको पता ही कि 400 मार्क्स का मैथ्स और इंग्लिश, स्टेट में इंग्लिश आती नहीं, मैथ्स पूछी जाती नहीं, और जो पूछी जाती है वो रीजनिंग के तौर पे पूछी जाती है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो उससे उनका कल्याण होना नहीं है। तो उनकी मजबूरी थी, तो या तो वो स्टेट्स की तरफ जाएं जीएस फोकस्ड, या फिर वो इंग्लिश या मैथ्स की तरफ एसएससी की तरफ चले जाएं। तो पैटर्न चेंज होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वजह से मुझे भी ये चीज़ों में इस लूप में फंसना पड़ा, है ना। और मैंने पहले भी बोला है, आपको थोड़ा सा विस्तार से समझना पड़ेगा, चीज़ों को ब्रॉडली सोचना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे कोई वजह है, और वजह वो है उसकी जानने की कोशिश करिए। मुझे किसी से विरोध नहीं है, और ना ही मेरा विरोध करके कुछ होना है ना। ठीक है। मान लो विरोध करोगे तो क्या फ़ायदा, ना तुमको कुछ मिलना है ना मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे आपकी लेट सपोज, देखिए आप अच्छे जजमेंट तभी ले पाएंगे जब आप दूसरी की स्थितियों को समझ पाएंगे। आपको मान लीजिए आज आपको जो जॉब अच्छी लग रही है, आपको ये लगता होगा कि काश हम 4600 ग्रेड पेपर सेलेक्ट हो जाते, कहीं मिल जाए। देखिए जब बच्चा जॉब करने जब तैयारी करने आता है तो उसका मेंटलिटी क्या होती है वो आप समझिए। सबसे पहले वो फॉर्म भरता है, कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ तो भरते ही नहीं फॉर्म लोअर पोस्ट का। तो कुछ क्या करते हैं, सबसे पहले वो चाहते कि भाई हमको एमटीएस तक मिल जाए। कुछ होते हैं भाई कुछ भी मिल जाए, कुछ के साथ कुछ ऐसे भी होते कहते कहीं मिल जाए, कुछ ऐसे होते कुछ भी मिले कहीं भी मिले, और कितनी भी घटिया मिले लेकिन गवर्नमेंट मिल जाए। ठीक है, सभी होते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़नी शुरू होती हैं
सबसे पहले सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन अगर किसी का हो गया, फिर वो कहता है कि पोस्ट अच्छी नहीं है। पोस्ट अच्छी मिल गई, फिर कहता है यार लोकेशन अच्छी नहीं है। लोकेशन अच्छी मिल गई, पोस्ट अच्छी मिल गई, तो कहता है काम नहीं मज़ा आ रही है, बोर हो रहे हैं। वो सब कुछ सही हो गया तो फिर कोई दूसरे चैलेंजेस। तो कहने का मतलब लाइफ में आपके चैलेंजेस कम नहीं होने वाले। एक ये वजह है। एक जो मैंने देखा है आमतौर पर, एक ये भी वजह है, पता नहीं कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। एसएससी का पैटर्न का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी इंडिविजुअल पर, जो मुझ पर पड़ा है बेसिकली, जो मैं अपने मतलब ओपिनियन, मतलब अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कि वो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में उसको वो लिप्त हो चुका होता है। वो उसको लगता है कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। वर्तमान स्थितियों में आजकल अगर आप 7-8 घंटे किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, इतना चाहिए आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, ग्रुप डी से लगा के ग्रुप ए तक। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना तो देना ही देना है। और ऐसा भी नहीं कि आप जाएंगे और 6 महीने में सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा भी नहीं। 6 महीने में तो एग्ज़ाम ही नहीं होता है, लेंगे कहाँ से। तो कहने का मतलब एक लंबी प्रोसेस है, लंबा गुजरना है। आप भी गुजर रहे हैं, दूसरा भी गुजर रहा है। आपको उसकी मेंटलिटी को समझना पड़ेगा और अपने दुख को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी से मांग के, किसी से कह के सिलेक्शन अगर ले भी लेंगे तो अल्टीमेटली आपको एक दिन फिर तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप बहुत दिन मुंह मोड़ के नहीं रह सकते। कट थॉट कॉम्पिटिशन है, हर व्यक्ति अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और आपको भी करना चाहिए। तो ये इस वीडियो में हमने बस यही सब चर्चा की है, कि कुछ कमेंट्स के जवाब और ये सब। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे होंगे कि हम मैथ्स की स्ट्रैटेजी को लेकर, कि मैथ्स में क्या क्या मुझे करना चाहिए और हम लंबे समय तक मैथ्स कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अच्छा लगे तो समझ लीजिएगा, अदरवाइज़ जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए। और मैं फार्मूला आपको रटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि आप पूरा पढ़ लीजिएगा, 1-2 चैप्टर छोड़ के। मुझे लगता है कि मैं 98% चैप्टर्स में मैं आपको विदाउट फार्मूला ही आपको सजेशन दूंगा, और उसी पर आप अड़े रहे। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट पर काम किया तो आपके अंदर एक बेहतर, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। मैं इसके लिए आपको अश्योर करता हूँ। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ विदा करता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।